नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता सरकार ने अपना बजट सत्र शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार पिछले कई दिनों से अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात कर दिल्ली के बजट की तैयारियां कर रही थी। दिल्ली में बजट को लेकर बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं, उसमें लगातार बीजेपी वादे पूरे करने का दावा कर रही है। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से बजट तैयार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये तय कर दिया है कि संकल्प पत्र को सामने रखकर ही बजट तैयार किया जाएगा। दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से अलग अलग लोगों के साथ बैठकें की जा रही थी और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री उन लोगों से रायशुमारी करके बजट को तैयार कर रही थी। हालांकि आज बजट से शुरू हुआ तो उसके साथ साथ ही दिल्ली विधानसभा में हंगामा भी देखने के लिए मिला। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान दिल्ली में बीजेपी की तरफ से 2500 रुपए देने का वादा किया गया था कि महिलाओं को अगर सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट के बाद पहले ही महीने में 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बीजेपी एक के बाद एक जुमला बोलकर दिल्ली की जनता को ठग रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी विधायकों का कहना यह था कि दिल्ली में सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। कैबिनेट में फैसला हो चुका है और इस बजट के दौरान महिलाओं को सौगात दी जाएगी। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल अपना बजट पेश करेंगी और बजट में क्या वो लेकर के दिल्ली के लिए आ रही है, देखने वाली बात रहेगी। इस बजट से दिल्ली में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। व्यापारियों को ऐसा लग रहा है कि इस बजट में उनके लिए सरकार कुछ नए कदम उठा सकती है। दिल्ली के अंदर कई बड़े मार्केट को डेवलप किया जा सकता है। साथ ही पिछले कई अरसे से व्यापारी रात में मार्केट खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। बजट कल पेश किया जाएगा और बजट को लेकर दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारी ट्रैफिक जाम के चलते राजधानी वासियों को प्रतिदिन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर को प्रदेश की राजधानी बना दिया गया, लेकिन सड़कें उस तरह से विकसित नहीं की गई जो वर्तमान में ट्रैफिक के दबाव को झेल सके। सबसे ज़्यादा जाम रिस्पना और बिंदाल, जो दो शहर की पुरानी नदियां हैं, इनके आसपास लगता है और इनके आसपास लगने वाले जाम की वजह से पूरा शहर दिन भर ठप सा हो जाता है। अब उत्तराखंड सरकार ने रिस्पना और बिंदाल के इलाकों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नई योजना पे काम शुरू कर दिया है। 6000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना पे काम शुरू हुआ है और इस योजना के धरातल पे उतरने के बाद देहरादून शहर का जो सबसे हाईली ट्रैफिक इलाका है वो ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड इस पे काम कर रहा है। उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी के सचिव आईएएस डॉक्टर पंकज पांडे का दावा है कि 6000 करोड़ की इस परियोजना के धरातल पे उतरने के बाद उत्तराखंड शहर ट्रैफिक फ्री हो जाएगा, जाम से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रिस्पना में जहां विधानसभा से शुरू होकर नांगल पुल तक लगभग 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा 4 लेन, वहीं बिंदाल पे बिंदाल चौक से लेकर के राजपुर रोड के साई मंदिर तक कुल 15 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड 4 लेन रोड बनाया जाएगा, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव बेहद कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन नदियों के किनारे बसे लोगों को विस्थापित किया जाएगा क्योंकि बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लागू होने से उत्तराखंड के ट्रैफिक को एक नया चित्र मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, नया स्वरूप मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पे उत्तराखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी इस योजना पे डीपीआर बनने के बाद काम शुरू हो जाएगा। उनके दावे को अगर सही माने तो उत्तराखंड का सबसे हाईली ट्रैफिक जोन यानी रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे बसा हुआ शहर बहुत जल्दी ट्रैफिक फ्री होने जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार की इस नई पहल का उत्तराखंड की आर्थिकी को भी बदलने का मादा रखती है, क्योंकि देहरादून से होकर के ही बड़े पर्यटन स्थलों के लिए कई राज्यों के जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। और अगर देहरादून ट्रैफिक फ्री होता है तो निश्चित रूप से न केवल पर्यटकों को इसका लाभ होगा, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे चार धाम यात्रा में ठगी को लेकर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं पिछले दिनों हमने देखा जो पिछली यात्राएं हुई उनमें देखा कि जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होती है तो ऑनलाइन ठगी करने वाले भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक्शन मोड में नज़र आते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट बुक की जाती है, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो या फिर अन्य तरह के जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग जो हैं वो ठगी करते हैं और लोग उसका शिकार होते हैं। तो इस शिकार से बचने के लिए कहीं ना कहीं इस बार साइबर कमांडो का गठन किया गया है और उत्तराखंड के अंदर ये साइबर कमांडो ऐसे ठगों पर नज़र रखेगा कि जो इस तरह के कृत्य करते हैं, यानी कि लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए एक साइबर कमांडो बनाई गई है। और जो साइबर कमांडो है ये ऐसे लोगों पर नज़र रखने के साथ साथ उन लोगों को गिरफ्तार भी करेगा और गिरफ्तार करने के बाद उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और अभी तक देखा जाए तो कुल 4 दिन अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। तो उसमें देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो इस समय उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा को लेकर किए गए हैं। यानी कि 4 दिन के अंदर ही 6 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चार धाम यात्रा में 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें, क्योंकि जब 19 से ज़्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर चरमराती हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो सफल तरीके से सफल हो और किसी भी तरह का व्यवधान उसमें ना पड़े, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। कुणाल कामरा विवाद पर बढ़ता सियासी घमासान, उद्धव ठाकरे ने किया बचाव, तोड़फोड़ के बाद BMC की कार्रवाई तेज। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में उठे एक नए विवाद की, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कामरा के गाने में कुछ गलत नहीं है और इसे पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस बयान के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना UBT बनाम शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट, इस पूरे विवाद में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दोनों गुटों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत कुणाल कामरा के बचाव में है, तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निरुपम का आरोप लगाना यह है कि शो की बुकिंग का पैसा मातोश्री उद्धव आवास से आता है और दो कैम जो है कामरा संजय राउत और उद्धव ठाकरे के समर्थन मिला है। कुणाल कामरा कांग्रेस वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। वहीं कुणाल कामरा की टिप्पणी के बाद शिव सैनिकों ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। अब BMC की टीम स्टूडियो पहुंचकर तोड़फोड़ कर रही है, जिसे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस मामले में अब तक 11 शिव सैनिक गिरफ्तार हुए हैं। शिवसेना युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी राहुल कनाल समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच राहुल कनाल ने कुणाल कामरा की टिप्पणी के बाद उन्हें चेतावनी दी थी कि और कहा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गिरफ्तारी से पहले राहुल कनाल ने कहा कि ये कानून हाथ में लेना नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो हमारे सम्मानित नेताओं पर निशाना साधेगा उसे सबक
सिखाना जरूरी है। तो अब बात आती है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आएगा। इस विवाद ने शिवसेना के दोनों गुटों की राजनीतिक खाई को और गहरा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ एक कॉमेडियन के बयान तक सीमित रहेगा या इसे राजनीतिक जो राजनीतिक हलचलें तेज होंगी। ये कई बड़े सवाल सामने आने लगे हैं। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जग 24/7 न्यूज, मुंबई। यूपी के बुलंदशहर में अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी बहन हत्यारन बन गई। आपको बता दें कि बीते 21 मार्च को जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बांसुरी में कक्षा 10 का छात्र निखिल घर से 100 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा था, तभी उसकी दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने कई टीमें लगाई थी। आज बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है, जिसमें अपने भाई की हत्या लेने के लिए उसकी बहन ही कातिल बन गई है। आपको बता दें कि 1.25 वर्ष पूर्व उसके भाई आकाश की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर उसकी बहन निखिल की हत्या करने के लिए तभी से योजना बना रही थी और उसने अपने दोस्त और भाई के सहयोग से 21 मार्च को निखिल की दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी बहन समेत जो उसका दोस्त है और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उनसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ इस घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी उसको भी बुलंदशहर पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी हैं इनको क्या सजा मिल पाती है। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाले दिनों की जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि 14 अप्रैल को हरियाणा की भूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 14 तारीख को पिछले लंबे समय से हिसार में बन रहे एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से वहां पर जो सेवाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। इसी दौरान वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में 800 थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे, जिसके बाद से वहां पर बिजली जो आपूर्ति थी, जो किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसका भी समाधान करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर पहुंचेंगे और वहां पर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जो हिसार में बन रहे अग्रसेन जो हवाई अड्डा है उसका वहां पर शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी भी सरकार की ओर से पिछले दिनों ही पूरी कर ली गई थी और उसको वहां पर फ्लाइटें उड़ाने की परमिशन जो मिलनी थी वो भी परमिशन हिसार एयरपोर्ट को मिल चुकी हैं। अब इसके बाद शुभारंभ होगा और उसके बाद से वहां पर जयपुर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अलग अलग राज्यों की फ़्लाइटें आसानी से वहां से ली जा सकती हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस फ्लाइट वहां से उड़ने के साथ साथ हरियाणा में नए ऊर्जा के जो आयाम हैं वो देखने को मिलेंगे और आसपास जो इंडस्ट्री हैं उसको हब बनाने का काम सरकार करने जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 72,000 करोड़ का ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे आने वाले समय में आसपास के किसानों को बिजली देने का भी काम किया जाएगा। ऐसे में हरियाणा सरकार अब लगातार जो आगे बढ़ने का काम कर रही है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की भी जानकारी दी गई और 14 अप्रैल को होने वाले हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की भी पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब कार्यक्रम होगा तो क्या क्या और जी सुविधाएं हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले होंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में इस समय गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुकी है। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय इतनी तेज धूप खिल रही है कि लोगों के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुपती जलती गर्मी का मौसम अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप ये कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है।
सीधा लोगों के ऊपर आसमान से धूप की किरणें पड़ रही हैं जो लोगों को खासा परेशान कर रही हैं। वहीं अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अपडेट की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है उसके अनुसार अब आने वाले दिनों में तकरीबन 27 मार्च तक यानी अगले 2 दिन तक दिल्ली में और एनसीआर में जो तापमान है वो तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, अभी 2-3 दिन में ही राजधानी दिल्ली में जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कैसी भीषण गर्मी लोगों को इस समय परेशान कर रही है। आप अभी भी मेरे पीछे पर आसमान में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बादल हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आसमान पूरा साफ रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और तेज तीखी धूप इस समय देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, यही लोगों के ऊपर पड़ रही है। जो ज्यादा लोगों को गर्मी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों के पसीने छुड़ा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार राजधानी दिल्ली में हो सकता है कि 27 मार्च के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है और 27 मार्च को बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ये तो रही दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात, लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ उत्तराखंड में अभी भी जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसकी वजह से वहां पर मौसम खुशनुमा बना रहेगा, ठंडी हवाएं चलेगी। और वो जो ठंडी हवाएं हैं जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं, जहां से तराई यानी मैदानी इलाका शुरू होता है, वहां तक भी उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर इसी तरीके की जो गर्मी है फिलहाल 2 दिन तक जारी रहेगी और लोगों को ऐसी ही तेज तीखी धूप का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा को 25 साल हो गए हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस मौके पर, खास मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम विधायक और मंत्रीगण उपस्थित रहे। खास करके इस मौके पर जो है तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने जो है इस मौके पर शामिल हुए। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सभी विधायक और मंत्रियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को जो है रजत जयंती वर्ष विधानसभा के होने पर सभी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी नारा दिया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने जो है सभी विधायकों को बधाई दी, कहा कि 25 सालों में कभी भी जो है मार्शल लॉ का यूज़ नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने कहा छत्तीसगढ़ से हमेशा का नाता रहा है, हमेशा से संस्कृति रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे तमाम उन्होंने बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम अपने बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पा करके गौरवित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी उड़ीसा के लोग निवास करते हैं और हमेशा से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बेटी रोटी का नाता रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपति के जो भाषण को सुन करके हमें कहा एक नई ऊर्जा, एक नई कुछ सीख जो है सांसद, विधायक और जो है मंत्रियों को सीखने की बात कही। इस मौके पर तमाम सभी मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहे। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आज खबर एक ऐसी खबर है जो सरकार को हिला देने वाली खबर है। सिद्धरामैया सरकार को बहुत बड़ा एक और झटका लगने की संभावना है, क्योंकि अब कर्नाटक राज्य में एक हनी ट्रैप का मामला तूल पकड़ा है। कर्नाटक राज्य में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री, कहा हनी ट्रैप क्या है इसकी तहकीक की जाए। आखिरकार कर्नाटक में फर्स्ट मूडा हगरण
सेकंड वफ हगरण, तीसरा अब हनी ट्रैप के मामले को लेकर कर्नाटका में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आखिर हनी ट्रैप क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, इसको लेकर कर्नाटका में सियासत बहुत गर्म है। अब यहाँ पर कर्नाटका में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। इतवार के रोज एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरामैया सीएम के घर पर पहुंचकर उनके तबीयत का भी जायजा लिया और साथ ही हनी ट्रैप मामले को लेकर भी बात कही। ये हनी ट्रैप क्या है, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और यहाँ पर बीजेपी के विधायक खामोश रहें, ऐसा हो नहीं सकता। कर्नाटका में बीजेपी विधायकों को 18 विधायकों को ने यूटी खादर ने जो सस्पेंड किया है, वो मुद्दे को लेकर भी बीजेपी विधायकों में गर्म जोश है और दूसरी तरफ हनी ट्रैप को लेकर भी बीजेपी के विधायकों ने नुक्ताचीनी करना शुरू किया है। अब ये देखना होगा कि हनी ट्रैप में मामला कहां तक जाता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। कर्नाटका सरकार जो सिद्धरामैया सरकार है, इसको लेकर बहुत गंभीर है। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में हनी ट्रैप मामले को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, बेंगलोर सिटी रिपोर्टर। पंजाब विधानसभा के बजट सेशन की दूसरे दिन की कार्रवाई आज हंगामेदार रही। पंजाब ने आज सुबह गवर्नर के भाषण पर चर्चा का प्रस्ताव था, लेकिन क्वेश्चन आवर के चलते बजट पर जो अभिभाषण की चर्चा थी वो बाद दोपहर तक टाल दी गई। लेकिन जैसे ही अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। बाजवा ने कहा कि पंजाब के अंदर किसानों को गुमराह करके गिरफ्तार किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, उनकी ट्रालियां चोरी की गई और उनके टेंट उखाड़े गए। हालांकि इसके जवाब में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो कुछ किया गया वो पंजाब की ज़रूरत थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से डल्लेवाल का मुद्दा भी उठाया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन इसी बीच पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से भी एक बयान जारी करके ये जानकारी दी गई कि उनको मेडिकल हिरासत में रखा गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी और सरकार को निर्देश भी दिए थे और यही कारण है कि उनको मेडिकल निगरानी में रखा गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बात आज सरकार की तरफ से जानकारी आज दी गई। लेकिन इस दौरान पंजाब के किसानों के अलावा आज कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई और ख़ासतौर पर जो अमित शाह ने संसद के अंदर कहा था कि खालिस्तान और भिंडरावाले की कहीं ना कहीं नकल करने वाले आज डिब्रूगढ़ की जेल में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं, इस पर भी प्रस्ताव लाने की मांग की गई। लेकिन बीजेपी विधायकों की तरफ से कहा गया कि अमित शाह ने किस संदर्भ में ये कहा था, ये चीज़ सोचनी चाहिए और उनकी मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर आज पंजाब के अंदर दूसरे दिन की जो कार्रवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रही। कैप्टन और जो पटियाला के अंदर कर्नल के साथ मारपीट हुई उसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने जोरदार तरीके से आज उठाया और काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार आज का सदन रहा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बांसुरी महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस बांसुरी महोत्सव कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से भव्य तैयारियां भी की गई हैं। प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पहुंचकर महोत्सव का शुभारंभ किया है। पहले दिन महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। दिन में डॉग शो भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। डॉग शो में अलग अलग नस्लों के कुत्तों ने अपने करतब और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस प्रतियोगिता में लैब्राडोर से लेकर जर्मन शेफर्ड तक के कई नस्लों के कुत्तों ने अपने मालिकों के साथ रैंप पर उतरकर कमाल बिखेर दिया है। कोई आज्ञाकारी अंदाज में कमांड फॉलो कर रहा था,
तो कोई अपनी चंचलता से दर्शकों की वाहवाही बटोरता दिखाई दिया। इसके साथ ही स्कूली बच्चों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत और बांसुरी कला का भी प्रदर्शन किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे प्रसिद्ध बांसुरी वादक राजेंद्र प्रसन्ना ने भी प्रस्तुति देकर अपने हुनर से कार्यक्रम में समा बांध दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में फूलों की होली खेलने के साथ साथ शिव तांडव का भी कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा विधायक समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज़, पीलीभीत।